एवरीवन वेलकम टू ई पाठशाला एजुकेशन। दोस्तों, भारतीय राजनीति में कभी ना कभी आपने 3 शब्दों को ज़रूर सुना होगा। पहला मंत्रिपरिषद, दूसरा कैबिनेट और तीसरा मंत्रिमंडल। लेकिन क्या आपको पता है इनका इस्तेमाल किन व्यक्तियों को लेके जाता है या फिर इनके बीच मुख्य क्या-क्या अंतर हैं? इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। इसको समझने के लिए हम गहराई से देखेंगे कि इनके भारतीय संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं, इनकी संरचना क्या होती है और इनमें मुख्य अंतर क्या-क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं इनके संवैधानिक प्रावधान की, यानी कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में इनकी चर्चा की गई है। तो अगर हम अनुच्छेद 74 को देखें, तो इसके अंदर हमें मंत्रिपरिषद की चर्चा मिलती है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो जो मंत्रिपरिषद है, इसकी चर्चा हमें 74 में मिलती है, जो कि जिसका काम है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देना, और इसका जो लीडर होगा, वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पर अनुच्छेद 74 में सिर्फ मंत्रिपरिषद का ज़िक्र है, मंत्रिमंडल का नहीं। तो मंत्रिमंडल शब्द कहाँ से आया? तो देखिए, इसके लिए हमें अनुच्छेद 352 को देखना होगा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान करता है। इसके द्वारा जो राष्ट्रपति है, वो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। अब तक देश में 3 बार ऐसा राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। एक 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ, दूसरा 1971 में जब पाकिस्तान की युद्ध हुआ और एक 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा। लेकिन 1975 में इसका इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया। हालाँकि लगाया तो था इसको फ़खरुद्दीन अहमद ने, जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे, लेकिन किसके कहने पे लगाया था? इंदिरा गांधी के कहने पे। इससे क्या हुआ? इस अनुच्छेद की कुछ कमियाँ निकल कर आईं। इनको दूर करने के लिए 1978 में 44वां संशोधन किया गया, जिसमें क्या कहा गया कि अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता, जब तक संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा प्रस्ताव ना भेज दे। संघ का मतलब हुआ, यहाँ पर केंद्र की बात की जा रही है। अब यहाँ पर जो मंत्रिमंडल शब्द आया है, इसी को कैबिनेट कहा जाता है। जब हम इंग्लिश में लिखते हैं मंत्रिमंडल को, तो मंत्रिमंडल नहीं लिखते इंग्लिश में हम कैबिनेट लिखते हैं। जिस तरह से हम अ, मंत्रिपरिषद जो होती है, उसको अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो मंत्रिपरिषद ना लिख के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखते हैं। उसी तरह से मंत्रिमंडल को इंग्लिश में मंत्रिमंडल ना लिख के कैबिनेट लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया, कैबिनेट और मंत्रिमंडल एक ही हैं, जो कि कहाँ से आए हैं? ये 44वें संशोधन से आए हैं। इसके साथ-साथ 44वें संशोधन में कई सारे और बदलाव किए गए इसके द्वारा। उस पे एक अलग वीडियो बन सकती है, क्योंकि 44वां संशोधन इतिहास में बहुत बड़ा संशोधन है, जिससे संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए, कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। फिलहाल हम आगे चलते हैं और हमारे मेन 2 पॉइंट निकल के आए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। अब इन दोनों में आपस में देख लेते हैं क्या अंतर होता है। अगर बात करें मंत्रिपरिषद की संरचना की, तो जो मंत्रिपरिषद होती है, इसका जो हेड होता है, वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है? अब प्रधानमंत्री के साथ-साथ इसमें और भी कई सारे मंत्री होते हैं, जो कि मंत्रिपरिषद की निर्माण करते हैं। तो इसमें 3 मुख्य तरह के मंत्री होते हैं। पहले कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे उप मंत्री। अब एक-एक करके इन मंत्रियों के बारे में जानते हैं। कैबिनेट मंत्री की बात करें तो किसी भी विभाग के या मंत्रालय के सबसे बड़े मंत्री को कैबिनेट मंत्री कहते हैं। इनको एक पूरा एक मंत्रालय दिया जाता है और कहा जाता है कि ये आपका पोर्टफोलियो है। मतलब इसका जो काम है, वो आपको सँभालना, और ये स्वतंत्र रूप से उस बारे में निर्णय ले सकते हैं। ठीक है? अगर राज्य मंत्री की बात करें, तो कैबिनेट मंत्री को जो मंत्रालय मिला है, उस मंत्रालय को कार्य को चलाने के लिए, उसके बारे में सलाह और सहायता के लिए राज्य मंत्री को रखा जाता है। राज्य मंत्री का काम होता है कैबिनेट मंत्री को उसके मंत्रालय चलाने में सहायता करना। अब राज्य मंत्री सिर्फ़ एक होता है, ऐसा नहीं है पूरे देश में एक-एक मंत्री, मतलब हर एक राज्य में एक राज्य मंत्री होगा, नहीं। राज्य मंत्री इसका नाम है, लेकिन मुख्य रूप से ये एक ही होता है, जो कि कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर काम करता है। तीसरे तरह का मंत्री होता है, वो होता है उपमंत्री। अब उपमंत्री जो होता है, इसके पास कोई मंत्रालय नहीं होता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है मंत्रालय के बिना मंत्री। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अन्य जो ऊपर के जितने भी मंत्री हैं, उनकी सहायता करना, उनके कार्य में चलाने के लिए, ठीक है? मुख्यतः इसको अन्य मंत्रियों की सहायता के लिए रखा जाता है। अब देखिए, एक विशेष परिस्थिति आती है, जब राज्य मंत्री है, इसको ये क्या करता है, ये हमेशा कैबिनेट मंत्री के अंडर ही काम करता है। लेकिन तब क्या होगा, जब कैबिनेट मंत्री का स्थान खाली हो जाएगा, और कैबिनेट मंत्री का स्थान कब खाली होगा? या तो ये त्याग पत्र दे देगा, या फिर हो सकता है इसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसे में इसका स्थान खाली हो गया। तो कैबिनेट मंत्री ये राज्य मंत्री जो क्या होगा, इसके मंत्रालय को सँभालने लग जाएगा। तो अब ये मंत्रालय को सँभाल रहा है,
तो राज्य मंत्री के ऊपर जो कैबिनेट मंत्री का भार था ना, जो वज़न था ऊपर से, जो हमेशा कहते रहता था इस तरह से काम करो, उस तरह से काम करो, हमेशा ऑर्डर मिलता रहता था। अब वो ऑर्डर मिलना बंद हो जाएगा, ये खुद ही एक तरह से इंडिपेंडेंटली काम करने लग जाएगा। तो इसका जो कार्यभार है वो उतर हो जाएगा। तो इस ऐसे टाइम पे इसको कहा जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है? तो आपने सुना होगा कि राज्य मंत्री है या फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। 2 तरह के ये मंत्री, ये 2 तरह की भूमिका निभाते हैं, ठीक है? तो कभी ना कभी फिर कैबिनेट मंत्री होगा, वो दोबारा चुना जाएगा, तब जाके फिर से राज्य मंत्री बन जाएगा और ये फिर से कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करने लगेगा। लेकिन जब कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, तो ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाता है, ठीक है? तो यहाँ पर मुख्यतः 3 तरह के मंत्री होते हैं, लेकिन जो चौथे तरह का मंत्री होता है, वो राज्य मंत्री ही होता है, वो कि विशेष परिस्थितियों में बनता है। तो इस तरह से जो मंत्री परिषद होती है, उसकी पूरी संरचना होती है, जिसके अंदर मुख्यतः 3 तरह के मंत्री और एक प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होता है। बात करते हैं मंत्रिमंडल की संरचना की, यानी कि कैबिनेट की। तो कैबिनेट की संरचना क्या होती है, इसके अंदर कौन-कौन शामिल होता है? तो देखिए, कैबिनेट शब्द से ही पता चल रहा है, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री तो होते ही होते हैं, ठीक है? तो मुख्यतः यही सबसे टॉप लीडर होते हैं, जो कि मंत्रालय सँभालते हैं, पूरा एक मंत्रालय इनके पास होता है। तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री मुख्य रूप से शामिल होते हैं। कभी-कभी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी शामिल होते हैं, क्योंकि ये भी किसी न किसी मंत्री को मंत्रालय को सँभाल रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम उनका जो कैबिनेट मंत्री होता है, वो उपस्थित नहीं होता है। तो उस टाइम राज्य मंत्री उस कैबिनेट को सँभाल रहा होता है, उस मंत्रालय को सँभाल रहा होता है। इस वजह से इनको भी कैबिनेट में कभी-कभार बैठक में शामिल किया जाता है। यहाँ पर फिर 3 तरह के लोग हो गए, एक प्रधानमंत्री और दूसरा कैबिनेट मंत्री और तीसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो जो मंत्रिमंडल होता है, उसमें मुख्यतः कैबिनेट मंत्री ही शामिल होता है और उनका हेड तो हमेशा कौन होगा? प्रधानमंत्री ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मंत्रिपरिषद है, इसकी संरचना अगर आप देखो तो बहुत बड़ी है। लेकिन इसके जो मुख्य कार्य होते हैं ना, ये बहुत ही नॉमिनल से होते हैं, मतलब ये चर्चा करते हैं, लेकिन किसी डिसीजन पे तभी पहुँचते हैं जब जो प्रधानमंत्री है उसमें हामी कर देता है कि हाँ, ये डिसीजन होना चाहिए, और प्रधानमंत्री तब तक हामी नहीं भरता है जब तक कि कैबिनेट की बैठक में उस चीज़ के ऊपर मुहर ना लग जाए, कि मतलब उस पे सभी की सहमति ना बन जाए। तो जो मुख्यतः कैबिनेट होती है वही मुख्य फैसले लेती है। अभी हम देखेंगे इसके अंदर कि इनमें अंतर क्या है। दोनों में अंतर को समझने के लिए हमें इनके कुछ पॉइंट्स को देखना पड़ेगा कि इनकी सदस्य इसमें सदस्य कौन-कौन से होते हैं, इसके अंदर बैठक कैसे होती है इनकी, इनका कार्य क्या है, या फिर किसके पास कितनी शक्ति है, ठीक है? तो अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद की, तो मंत्रिपरिषद में सभी श्रेणी के मंत्री होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो बड़े मंत्री होते हैं, जिनके पास पूरा मंत्रालय होता है, वो होते हैं मंत्रिमंडल में, जबकि मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री होते हैं, जो कि उपमंत्री से लेकर मतलब कैबिनेट मंत्री से लेके उपमंत्री तक होते हैं उसके अंदर। बैठक की बात करें, तो मंत्रिपरिषद की कभी-कभी बैठकें होती हैं, ना के बराबर होती हैं, जबकि मंत्रिमंडल की नियमित बैठकें होती हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसलिए इसका जो कार्यक्षेत्र है ना, अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद का, तो वो सामान्य कार्रवाई के लिए होता है। कभी-कभार ही मतलब इस तरह के काम होते हैं, छोटे-मोटे जो काम होते हैं, वो मंत्रिपरिषद में होते हैं। लेकिन जो मुख्य नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, वो मंत्रिमंडल में ही लिए जाते हैं। शक्ति की बात करें, तो देखिए मंत्रिपरिषद बहुत बड़ी है, लेकिन सिर्फ़ एक सहायक की भूमिका निभाती है, कि अगर कोई नीति पे चर्चा होनी है, तो बस चर्चा की कर ली, लेकिन जो अंतिम निर्णय लिए जाएँगे, वास्तविक शक्ति का जो प्रयोग होगा, वो निर्णय लागू होगा या नहीं होगा, ये कहाँ लिया जाता है निर्णय इसका? ये मंत्रिमंडल में लिया जाता है, यानी कैबिनेट इसका फैसला करती है कि इस चीज़ को लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो जो मंत्रिपरिषद है, हालाँकि बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ पर मुख्य निर्णय नहीं लिए जाते, बस एक सामान्य चर्चा की जाती है वहाँ पे, जबकि मंत्रिमंडल छोटा होते हुए भी वहाँ पर शक्तिशाली जो मंत्री होते हैं, वो बैठते हैं और वहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होती है, या फिर कैबिनेट क्या होती है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसी तरह की पॉलिटिकल साइंस की टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय